फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल टीचिंग बर्ड। तो दोस्तों, आज से आप लोग की बॉटनी की भी क्लासेज स्टार्ट हो गई। आज से आप लोग की बॉटनी की भी क्लासेज चलेंगी फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग को पता ही है कि मैंने बोला था कि आपको बहुत जल्द बॉटनी की क्लासेज चैनल पे स्टार्ट होगी। तो आज से आप लोग की बॉटनी की क्लासेज स्टार्ट होने हैं। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट से देखेंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में आपके दिया है वायरस के बारे में स्टडी करना है। तो आज हम लोग वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में वायरस के बारे में डिस्कशन होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे यूट्यूब पे फ्री में ही यूपी गेट जीआईसी की सारी क्लासेज अवेलेबल कराई जा रही हैं। अभी तक हम लोग जूलॉजी की क्लासेस देख रहे थे, आज से बॉटनी की भी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। अब सुबह में आप लोग की जूलॉजी की क्लासेज रहेगी और शाम को एक बॉटनी की क्लासेज रहेगी। ठीक है दोस्त, अभी क्लासेज रिकॉर्डेड फॉर्म में ही है। कुछ दिन बाद हम इसको भी लाइव कर देंगे, तो आप लोग को टाइमिंग शेयर कर देंगे किस टाइम पे जूलॉजी क्लास और किस टाइम पे बॉटनी क्लास है। ठीक है, अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जैसे ही मैं क्लासेस अपलोड करूँगी आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और दोस्त, आप लोग को पता ही है कि अब एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है। ठीक है, अभी तो दो क्लासेस चल रही हूँ, फिर देखूँगी फिजियोलॉजी 20 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जूलॉजी का दो क्लासेस ले लेंगे एक दिन में, ताकि क्योंकि जूलॉजी थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। हालांकि यूनिट जूलॉजी में कम है, बॉटनी में यूनिट ज़्यादा है, लेकिन बॉटनी क्या है शॉर्ट पढ़ाने में होता है कि थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, लेकिन जूलॉजी बहुत ही समझाने का बहुत ही लॉस हो जाता है। तो इसलिए मैं जूलॉजी की दो क्लासेस लगा दूंगी। वो उस पर डिपेंड करेगा कि एग्जाम डेट आपकी क्या जा रही है। अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं कि एग्जाम डेट में भी आपका जनवरी में जाए, क्योंकि साइंस वालों को तो 6 दिसंबर का डेट आ गई है। 6, 7 और 21 दिसंबर की आप लोग की LT ग्रेड की डेट आई है। 3 डेट अभी तक निकली है और सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अभी तक बायोलॉजी की डेट्स नहीं आई है। तो 23 तारीख तक तो डेट आने से रही, 23 दिसंबर तक। इसके बाद ही आप लोग की बायोलॉजी की डेट लगने वाली है। तो टारगेट करके चलिए कि जनवरी, लेकिन अभी आप लोग ये टारगेट करके चलिए कि हमको दिसंबर तक अपना सिलेबस पूरा कवर कर लेना है। ठीक है, आप दिसंबर तक सिलेबस कवर करने के बाद बाकी जो टाइम बचता है उसको रिवीजन में लगाइएगा। ये नहीं कि हम जनवरी को सोच के थोड़ा मेरे को टाइम मिल गया तो मैं बल्ले बल्ले करके नाचूं कि हमको जनवरी तक का टाइम है। नहीं, वो जो टाइम मिला है आपके लिए बोनस पॉइंट है कि आप लोग उसमें रिवीजन कीजिएगा। ये नहीं कि अपना सिलेबस बाकी रखिएगा। वैसे भी इतना लेंथी सिलेबस है, एग्जाम डेट इतना कम दे दिया है, तो बच्चे कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका पूरा फुल सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टेंशन में मत रहिएगा कि इनका सिलेबस कवर हो गया मैं पीछे हूँ। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि इसका सिलेबस कवर। हाँ, जितना पढ़िएगा उतना ऑथेंटिक पढ़िएगा। उस जहाँ तक पढ़ा रहिएगा, जितना पढ़ा रहिएगा वहाँ से क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ेगा। जितना पढ़ रहे हैं उसको एकदम ठोस तरीके से पढ़े, उसका PYQ सॉल्व करें, उससे कितना MCQ बन रहा है वो सब देखते चलिएगा साथ में। तो चलिए देरी नहीं करते, हम लोग क्लासेज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे बॉटनी। तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे, आपके सिलेबस में दिया है दोस्त कि वायरस के बारे में बात करना है, वायरस का परिभाषा बताना है, वायरस की प्रकृति बताना है। यूनिट फर्स्ट याद है ना आप लोग को, जब हम लोग सिलेबस डिस्कस किए थे फर्स्ट क्लास में। हमारे चैनल पे सिलेबस अपलोड है पूरा, बायोलॉजी का, जूलॉजी बॉटनी दोनों का अपलोड है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल पे फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हम सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कशन किए हैं और सिलेबस को यूनिट वाइज भी डिवाइड किए हैं। ठीक है, यूनिट वाइज भी डिवाइड किए हैं। तो आज हम लोग बॉटनी का फर्स्ट यूनिट देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में आप में दिया हुआ है कि वायरस की परिभाषा बताना है, वायरस की प्रकृति के बारे में डिस्कस करना है, TMV वायरस के बारे में बताना है, और बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में बताना, और वायरस का आर्थिक महत्व के बारे में बताना है। ठीक है, आई थिंक आपका 4 से 5 क्लासेस वायरस की लगेगी फर्स्ट यूनिट के, लेकिन कोशिश रहेगी 3 से 4 क्लासेस में ही हो जाए। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कितना हम टाइम दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि बॉटनी होता क्या है, इसके जनक क्या है, बॉटनी की परिभाषा क्या है। ठीक है, बॉटनी आया कहाँ से। तो दोस्तों सबसे पहले बॉटनी आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि बॉटनी की परिभाषा क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं या बॉटनी कहते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ biology in which we study about the branch the life of plant is known as botany. The branch of biology in which study about life of plant is known as botany. ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले लिखिए बॉटनी, वनस्पति विज्ञान की परिभाषा। हेडिंग डालिए वनस्पति विज्ञान। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, फिर हम लोग
इसके बारे में, वनस्पति विज्ञान के बारे में जान लीजिए। इसका राइटर, इसके जनक कौन है, कौन सी बुक दिए थे, ठीक है, जनरल नॉलेज ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग वायरस के बारे में बताएंगे। वनस्पति विज्ञान, इसमें लिखे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के, जिसके अंतर्गत पौधों के जीवन के बारे में, पौधों के जीवन के बारे में, जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान कहलाता है। क्या बोल रहा है? The branch of biology in which we study about life of plant is known as botany. The branch of biology in which we study about life of plant is known as botany. ठीक है, जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं मैंने बोल दिया, एक बार और बोल देते, लिख लीजिए। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी। इसके जनक दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जो जनक है उनका क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता का रूप दर्जा दिया गया है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, इनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लैटिनम। हिस्टोरिया प्लैटिनम। इसमें इन्होंने 500 स्पीसीज, पौधों के 500 स्पीसीज के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, और बॉटनी का अर्थ क्या है? बॉटनी जो होता है दोस्तों, बास्किन शब्द से बना हुआ है। बॉटनी बास्किन शब्द से मिलके बना, जिसका अर्थ होता है टू ग्रेज, मतलब चरना। ठीक है, चलिए आगे हम बता रहे हैं। बॉटनी के जनक क्या है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। इनकी किताब क्या है? बुक क्या है? बुक का नाम है हिस्टोरिका हिस्टोरिया प्लैटिनम। ठीक है, इनमें हिस्टोरिया प्लैटिनम में इन्होंने 500 स्पीसीज, पौधे के 500 स्पीसीज के बारे में अध्ययन किया था। पौधे के 500 स्पीसीज के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, बॉटनी के पिता का नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस है, जिनका बुक क्या है? हिस्टोरिया प्लैटिनम है। इसमें पौधों के 500 स्पीसीज के बारे में इन्होंने बताया था। पौधों के 500 स्पीसीज के बारे में बताया था। बॉटनी, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, बस्किन शब्द से मिलके बना है। यहाँ पे नोट डाल लीजिए। तो बॉटनी बस्किन शब्द से बना है, जिसका अर्थ
ग्रेज। जिसका अर्थ टू ग्रेज मतलब क्या होता है? ग्रेज मतलब चरना। ठीक है, ये रहा बॉटनी के बारे में, इतना इनफ है। बाकी अब हम लोग वायरस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, बॉटनी किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान जो होता है वो बॉटनी शब्द किससे मिलके बना हुआ? बस्किन शब्द से मिलके बना हुआ। बस्किन शब्द का क्या अर्थ होता है? टू ग्रेज मतलब चरना। ठीक है, अब बॉटनी के पिता का क्या नाम है? थियोफ्रास्टस है, जिन्होंने बॉटनी की खोज की थी। इनकी एक बुक थी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटरम, और इसमें इन्होंने पौधों के 500 स्पीसीज के बारे में बताया था। लिखिए, फिर इसके बाद हम लोग वायरस स्टार्ट करेंगे। लिखिए, हो गया। अब आइए चलिए हम लोग वायरस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए वायरस, हेडिंग डालिए वायरस, वायरस या विषाणु। ठीक है, वायरस या विषाणु। दोस्तों, वायरस होता क्या? सबसे पहले हम जानेंगे वायरस होता क्या है। वायरस वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों तथा मनुष्यों में संक्रमण काज करते हैं। ठीक है, वायरस वह सूक्ष्मतम जीव होते हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधे तथा मनुष्यों के अंदर संक्रमण काज करते हैं। ठीक है, यह न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। वायरस जो है ये न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अब वायरस को सजीवों तथा निर्जीवों के बीच का संयोजक कड़ी कहते हैं। वायरस जो होता है सजीव तथा निर्जीव के बीच का कनेक्टिव लिंक होता है। वो आगे हम अभी क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसके अंतर्गत वायरस के अंतर्गत कौन से गुण हैं जो सजीवों की तरह होते हैं, इनको क्यों सजीव कहा गया और कुछ वैज्ञानिक इनको निर्जीव क्यों कहते हैं, और इनके बीच में क्यों रखा गया, क्योंकि यह सजीवों की तरह भी इनका जो कैरेक्टर है कुछ कैरेक्टर सजीव की तरह मिलता है और कुछ कैरेक्टर जो है इनका निर्जीव की तरह मिलता है। ठीक है, वो अभी हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। और वायरस की खोज सबसे पहले वायरस की खोज का श्रेय किसको जाता है? इवानोवस्की को जाता है। ठीक है, इवानोवस्की ने सबसे पहले वायरस को खोजा था। उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस, सबसे पहले कौन सा वायरस खोजा? टोबैको मोज़ेक वायरस। तंबाकू की पत्तियों को उन्होंने देखा कि तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं वह मुरझा के सिकुड़ जाती हैं, वह सूख कर क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि तंबाकू की पत्तियों में ऐसा कौन सा रोग पाया जाए, ऐसा कौन सा अभी तक तो जीवाणुओं की खोज हुई थी, वायरस की खोज नहीं, ऐसा कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो तंबाकू के पत्तियों पे पाया जाता है और तंबाकू के पत्तियों को सुखा के उसको मुरझा देता है या सिकुड़ जाती हैं। तो उन्होंने स्टडी किया, तंबाकू की पत्तियों को निकाला और उनमें से जो जीवाणु होते हैं उसको सेपरेट कर दिया। तंबाकू की पत्तियों में से जीवाणु को सेपरेट कर दिया। अब फिर जो बचा हुआ पदार्थ था, जो बटा हुआ ये तंबाकू की पत्तियों को पीस के घोल बनाया और उसमें से जीवाणु को निकाल दिया। अब बचा हुआ जो पदार्थ था उसको फिर से नया पत्ती के जगह नया पत्ती में जाके रहा, फिर से वो पत्ती इन्फेक्टेड हो गई। तो उन्होंने सोचा, इवानोवस्की जी सोचे कि क्या हो गया कि मैंने तो जीवाणु यहाँ से निकाल दिया था, फिर कैसे पत्तियों के जो अवशेष बचे हैं वो कैसे पत्ती दूसरी नए पत्तियों को कैसे इन्फेक्ट कर दिए। इसका मतलब यही हुआ कि इसमें अभी भी कुछ और पाया गया है। ठीक है, अभी इसमें और कुछ उपस्थित है जो इन्फेक्शन काज कर रहा है। तो फिर उन्होंने देखा कि इसमें क्या पाया गया? वायरस पाया गया है। ठीक है, वायरस दोस्तों क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। जब तक वह किसी कोशिका
किसी कोशिका के संपर्क में नहीं आते, वह बाहरी वातावरण में निर्जीव रहते हैं। जब वो किसी कोशिका के संपर्क में आ जाते हैं तो वह सजीवों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, इनका साइज नहीं बढ़ता, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब गुणन होता है, गुणन के थ्रू अपनी साइज बढ़ाते हैं। ठीक है, इनमें मल्टीप्लिकेशन पाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वायरस की परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसकी हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, वायरस की परिभाषा लिखिए। लिखिए, वायरस वे सूक्ष्म जीव होते हैं, वे सूक्ष्म जीव होते हैं वायरस वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्यों, पौधों तथा जानवरों आदि में आदि के पोषक तत्वों को संक्रमित करते हैं, आदि के पोषक तत्वों को संक्रमित करते हैं। पोषक तत्वों को संक्रमित करते हैं। क्या बोला हमने? वायरस वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्य, पौधों तथा जानवरों आदि के पोषक तत्वों को संक्रमित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये एक सुरक्षात्मक आवरण, यह एक सुरक्षात्मक आवरण कैप्सिड के अंदर होते हैं। कैप्सिड के अंदर होते हैं, अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब वायरस जो होते हैं उनके शरीर के चारों तरफ कैप्सिड का एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। कैप्सिड का एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। वायरस बिना पोषक तत्व के बिना पोषक तत्वों के प्रजनन नहीं करते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना इनफ है। बाकी आगे हम लोग क्लासेस देखते जाएंगे तो और उसकी जानकारी देंगे। अभी इसका एक तरीके से परिभाषा हमने बता दिया है कि वायरस वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्य, जानवर तथा पौधों आदि में पोषक तत्वों को क्या करते हैं, संक्रमित क्या करते हैं या इन्फेक्शन काज करते हैं। एक तरीके से सिंपल भाषा में क्या कहिए, इन्फेक्शन काज करने का काम करते हैं। ये एक प्रकार के सुरक्षात्मक आवरण के बीच में रहते हैं। ठीक है, और वायरस बिना पोषक तत्वों के प्रजनन नहीं करते। इसका अर्थ क्या, मतलब क्या है कि वायरस
जब तक शरीर के बाहर रहेंगे तो वह कैसे होंगे, निष्क्रिय रूप में पाए जाएंगे, वह निष्क्रिय अवस्था में होंगे और तब तक वो जीवित रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो बाहर है निष्क्रिय है तो मर गए, ऐसा नहीं है, वो जीवित रहेंगे। वह संक्रमण जैसे ही उनको वही कोशिका मिल गई, कोई तत्व मिल गए, तो वह पोषक तत्व मिल गया तो वह संक्रमण काज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये लिखे। इसके बाद हम इसका खोज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका खोज कैसे हुआ, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, और वैज्ञानिक तीन वैज्ञानिक हैं दो जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनका सन भी पूछा जाता है। हो गया मिटाऊं, हेडिंग डालिए खोज या आविष्कार या खोज डालिए, हेडिंग डालिए खोज। सबसे पहले इसमें आता है वैज्ञानिक इवानोवस्की। ठीक है, सन 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में इवानोवस्की ने देखा कि तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं वह सूख के क्या होती हैं, मुरझा के क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं, वह मुरझा के सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, किसमें देखा था, तंबाकू की पत्ती में। किसमें देखा, तंबाकू की पत्ती। ठीक है, 1892 ईस्वी में इवानोवस्की ने तंबाकू की पत्ती में देखा कि तंबाकू की जो पत्ती होती हैं वह सूख के क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, मुरझा कर सिकुड़ जाती हैं। तो उन्होंने स्टडी किया कि तंबाकू की पत्तियां क्यों मुरझा जाती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लैब में जाके तंबाकू की पत्तियों से जीवाणु को अलग कर दिया। फिर देखा कि जो पत्तियों का अवशेष है वह किसी और नई पत्ती पे डालते हैं तो नई पत्ती भी इन्फेक्टेड हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि अभी भी उसमें वायरस पाया गया है। ठीक है, अभी भी उसमें वायरस पाया गया है। तो इन्होंने सबसे पहले खोजा वायरस, इन्होंने ही खोजा। तो वही तंबाकू की पत्ती में देखा कि पत्ती क्या होती है, मुरझा गई है, पत्ती सूखी हुई है और कैसी है, मुरझा गई है। और पत्तियों से द्रव्य को निकालने के बाद वो जो पार्टिकल बचते हैं, द्रव्य मतलब पत्तियों के द्रव्य को निकाल कर उसमें जीवाणु को सेपरेट कर दिया। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको वैसे इतना जानने की जरूरत नहीं, आपके पेपर में बस यही पूछेगा कि वायरस की खोज सबसे पहले किसने किया था, इवानोवस्की ने किया था। हाँ, सन इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में सन दिया गया इसलिए सन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1892 में इवानोवस्की ने सबसे पहले वायरस की खोज किया था। ठीक है, और पत्तियों से द्रव्य निकाला, फिर इन कणों को, बचे हुए कणों को कहाँ डाला, बचे हुए कणों की खोज किया। तो कण का नाम क्या रखा, वायरस। इन कणों का नाम क्या रखा, वायरस रखा। ठीक है, 1892 ईस्वी में इवानोवस्की ने देखा कि तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं वह सिकुड़ कर मुरझा जाती हैं,
मुरझाकर सिकुड़ जाती हैं, सूख कर मुरझा जाती हैं। उनमें से सबसे पहले तंबाकू की पत्तियों को तोड़ के इवान वस्की कहाँ ले जाएंगे? लैब में ले जाते हैं। उनमें से क्या द्रव्य को निकाल देते हैं और सारे जीवाणुओं को सेपरेट कर देते हैं। फिर बचा हुआ जो कण होता है वह फिर जाके नई पत्ती से लगाते हैं। नई पत्ती फिर क्या होती? इन्फेक्टेड हो जाती है। किससे इन्फेक्टेड होती है? टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको टीएमवी वायरस, एक तरीके बोलिए टीएमवी वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है। फिर वही कण जो होता है उसको क्या नाम देते हैं? वायरस देते हैं। इस प्रकार वायरस की खोज का जो श्रेय जाता है किसको जाता है? इवानोवस्की को जाता है। ठीक है, ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा लिखिए 1892 ईस्वी में लिखे 1892 ईस्वी में इवानोवस्की ने सबसे पहले वायरस की खोज की। ठीक है, ये पॉइंट अपने कॉपी में लिखो। 1892 ईस्वी में इवानोवस्की ने सबसे पहले वायरस की खोज की। ठीक है, फिर आते हैं 1898। दूसरे वैज्ञानिक कब आएंगे? 1898 में, 6 साल बाद इनकी खोज के, इवानोवस्की के खोज के 6 साल बाद एक वैज्ञानिक आते हैं बिजेरिंग। ठीक है, इन्होंने ही इवानोवस्की की खोज का क्या किया? पुष्टि किया। इन्होंने बिजेरिंग महोदय ने ही इवानोवस्की की खोज की पुष्टि की है। ठीक है, तो लिखे 1892 ईस्वी में कौन आएंगे? बिजेरिंग। बिजेरिंग महोदय ने इवानोवस्की के खोज की पुष्टि की। इन्होंने इसका नाम जीवित तरल संक्रामक यहाँ लिखो। कंटेजियम वीवम फ्लूइडिनम कंटेजियम वीवम फ्लूइडिनम फ्लूइडम रखा। ठीक है, क्या बताया हमने? 1892 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका क्या नाम है? बिजेरिंग महोदय। बिजेरिंग महोदय ने इवानोवस्की की खोज की क्या की? पुष्टि करी। ठीक है, 6 साल बाद एक वैज्ञानिक आते हैं बिजेरिंग महोदय जिन्होंने इवानोवस्की के खोज की क्या करी? पुष्टि की। इन्होंने टोबैको मोजाइक वायरस को
वायरस के तरल को, टोबैको मोज़ेक वायरस के तरल को पत्तियों से सेपरेट किया और उस तरल का नाम क्या रखा, जीवित तरल संक्रामक, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंटेजियम वायम फ्लूइडम रखा, कंटेजियम वायम फ्लूइडम रखा। कंटेजियम मतलब संक्रामक होता है, ठीक है, संक्रमण काज करने वाला, वायम मतलब वायरस, फ्लूइडम मतलब तरल, ठीक है। दो वैज्ञानिक हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं और इनका सन भी इंपॉर्टेंट है। इवानोव्स्की को सबसे पहले वायरस की खोज का श्रेय जाता है, ठीक है, और उनकी पुष्टि करी 1892 ईस्वी में विजरिंग महोदय ने टोबैको मोज़ेक वायरस की पत्तियों से तरल को अलग किया और उस तरल का नाम क्या रखा, कंटेजियम वायम फ्लूइडम। यहाँ लिख लीजिए तरल का नाम, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इन्होंने इस तरल का नाम, ठीक है, ये रहा खोज से। अब हम लोग इसकी प्रकृति के बारे में स्टडी करेंगे, अब हम लोग इसके प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। ये लिख लीजिए, फटाक से लिखिए, फिर हम लोग प्रकृति देखते हैं, वायरसों की प्रकृति क्या होती है। हो गया, अब हेडिंग डालिए प्रकृति। खोज हो गया, वायरस की परिभाषा हो गई, अब वायरस की प्रकृति क्या होती है, ठीक है, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं फ्रेंड्स। प्रकृति बोले थे नेचर, वायरसों का नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें एक वैज्ञानिक आते हैं 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में WN स्टैनले आते हैं, स्टैनले महोदय आते हैं। उन्होंने स्टैनले महोदय ने वायरस का क्या किया, क्रिस्टलीकरण किया, वायरस का रवा तैयार किया, वायरस काज करने वाले पदार्थ का क्या किया, रवा तैयार किया, क्रिस्टलीकरण किया। क्रिस्टलीकरण करने के बाद वहां से जाके सिद्ध हो गया कि वायरस जो होते हैं क्या करते हैं, संक्रमण काज करते हैं, और जब तक वह कोशिका से किसी सजीव कोशिका से बाहर रहते हैं तो वह निर्जीव फॉर्म में रहते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, विरियॉन्स बोलते हैं। तब उसको क्या, वायरस ना बोल के क्या बोलते हैं, विरियॉन्स बोलते हैं, विरियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और जब ये किसी सजीव कोशिका से जाके वह लग जाते हैं और संक्रमण काज करते हैं, तब जाके इसको क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, ठीक है। यही इसकी प्रकृति है। तो लिखिए 1935 में वैज्ञानिक WN स्टैनले ने तंबाकू के या TMV वायरस का, तंबाकू के टोबैको मोज़ेक वायरस का या TMV वायरस का क्रिस्टलीकरण किया। क्रिस्टलीकरण बोले तो उसका रवा तैयार किया। क्रिस्टलीकरण अर्थात इसका रवा तैयार किया, ठीक है। 1935 में WN स्टैनले ने TMV वायरस का रवा तैयार किया या क्रिस्टलीकरण किया,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके द्वारा तैयार किए गए रवे में तंबाकू में क्या लिख रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, तंबाकू में मोजैक संक्रमण करने की क्षमता थी। इनके द्वारा तैयार किए गए रवे में तंबाकू में मोजैक संक्रमण काज करने की क्षमता थी या मोजैक रोग का उत्पन्न करने की क्षमता थी। यहाँ लिख लीजिए रोग, आप लोग को ज्यादा मोजैक रोग उत्पन्न करने की क्षमता थी। इससे यह प्रमाणित होता है हुआ कि वायरस सजीव नहीं बल्कि निर्जीव होते हैं तथा किसी सजीव कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट ये लिख लीजिए, इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, क्या बताया हमने इसकी प्रकृति के बारे में। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आते हैं W.M. स्टैनले। W.M. ने टोबैको मोज़ेक वायरस का क्या किया, क्रिस्टलीकरण किया। क्रिस्टलीकरण करने का मतलब क्या है, उसका रवा तैयार किया। उसका क्या रवा तैयार किया, इनके रवे के द्वारा सिद्ध हो गया कि ये जो रवा है वह तंबाकू में मोज़ेक रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। उनके द्वारा जो तैयार किया हुआ रवा था वह तंबाकू में मोज़ेक रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इससे यह प्रमाणित हो गया कि वायरस जो होते हैं वह सजीव नहीं बल्कि क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। ठीक है, जब यह किसी सजीव कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं तब यह संक्रमण काज करते हैं, तब वह सजीव हो जाते हैं। एक तरीके से बोलिए सजीव हो जाते हैं।
ठीक है, इस कार्य के लिए इनको 1946 में क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, ये रहा इसकी प्रकृति के बारे में। लिखिए फटाक से, लिखिए, हम साइड हो जाते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, साथ में नोट्स बनाते चलिए फ्रेंड्स। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को लिखवाया जाएगा, बस धैर्य रख के आप लोग पढ़ते चलिए। और रही बात सिलेबस की, तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोग का पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाए टाइम से पहले। ठीक है, वैसे सिलेबस बहुत लेंथी है। अब हेडिंग डालिए वायरसों की माप। वायरसों की माप मतलब सबसे छोटा वायरस कौन होता है और सबसे बड़ा वायरस कौन होता है। सबसे छोटा वायरस कौन है और सबसे बड़ा वायरस कौन है। ठीक है, तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, सबसे छोटा वायरस, सबसे छोटा वायरस सबसे छोटा वायरस लगभग 10 मिली माइक्रोन, लगभग 10 मिली माइक्रोन मिली माइक्रोन का होता है। जो मनुष्यों में अतिसार रोग, जो मनुष्यों में अतिसार रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, उदाहरण लिख लीजिए, कौन सा है, पायरोवायरस। क्या है, पायरोवायरस। पार्वोवायरस जो होता है वह सबसे छोटा होता है। पार्वोवायरस सबसे छोटा वायरस होता है, जिसकी साइज क्या होती है, लगभग 10 मिली माइक्रोन के बराबर होती है, लगभग 10 मिली माइक्रोन के बराबर होती है। और यह मनुष्यों में कौन से डिजीज का इलाज करता है, अतिसार रोग उत्पन्न करता है। यह मनुष्यों में अतिसार रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा वायरस, सबसे बड़ा वायरस लगभग, सबसे बड़ा वायरस लगभग 300 से 400 नैनोमीटर तक होता है, नैनोमीटर का होता है। सबसे बड़ा वायरस 300 से 400 नैनोमीटर का होता है। जैसे लिख लीजिए मनुष्यों का, मनुष्यों में चेचक वायरस, या आप यहाँ लिख लीजिए चेचक वायरस।
ठीक है। चेचक वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है और पार्वो वायरस सबसे छोटा वायरस होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्वो वायरस सबसे छोटा वायरस होता है और चेचक वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है, ठीक है। इतना लिखें, तक हम पानी पी ले थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। हो गया फ्रेंड्स? हो गया। सबसे छोटा वायरस पार्वो वायरस और सबसे बड़ा वायरस चेचक वायरस होता है। अब हम लोग वायरस का समान लक्षण के बारे में स्टडी करेंगे। वायरस के समान लक्षण के बारे में स्टडी करेंगे। हेडिंग डालिए, वायरस का समान लक्षण। वायरसों का सामान्य लक्षण। ठीक है, वायरसों का समान लक्षण। तो दोस्तों स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि वायरस जो होते हैं सजीव की भांति व्यवहार करते हैं और निर्जीव की भांति भी व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि वायरस सजीव की भांति कैसे व्यवहार, उनमें कौन कौन सा गुण पाया जाता है जिसको हम कह सकते हैं कि वायरस सजीव है, और कौन कौन सा ऐसा गुण पाया जाता है जिससे हम लोग कहेंगे कि वायरस निर्जीव है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट करके देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग में इसमें लिख लीजिए, पहले इसमें लिख लीजिए वायरस सजीव तथा वायरस सजीव तथा निर्जीव, वायरस सजीव तथा निर्जीव दोनों की भांति व्यवहार करता है, दोनों की भांति वायरस सजीव तथा निर्जीव दोनों की भांति व्यवहार करता है। अर्थात वायरसों को सजीव तथा निर्जीव के बीच का, सजीव तथा निर्जीव के बीच का, निर्जीव के बीच का संयोजक कड़ी कहते हैं। बीच के संयोजक कड़ी कहते हैं, संयोजित कड़ी या कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। क्या बताया हमने? वायरस जो होते हैं वह सजीव की भांति व्यवहार करते हैं और वायरस जो होता है वो निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। वायरस सजीव और निर्जीव दोनों की भांति व्यवहार करता है, इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का कनेक्टिव लिंक या संयोजक कड़ी कहते हैं। अब इसमें हेडिंग डाल के लिखिए वायरसों की निर्जीवों के समान लक्षण। इसमें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट करके देखेंगे। पहले हेडिंग में देखेंगे निर्जीव के समान क्या लक्षण होता है और दूसरी हेडिंग में देखेंगे कि सजीव के समान क्या लक्षण होता है, ठीक है। तो पहली हेडिंग डालिए, पहली हेडिंग वायरसों के निर्जीव होने पर ना, निर्जीवों के समान लक्षण, निर्जीवों के समान लक्षण। ठीक है, मतलब वायरस में कौन से ऐसे लक्षण हैं जो निर्जीव के समान होते हैं, जो निर्जीव के समान होते हैं।
इसमें पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, वायरस सजीव पदार्थ के नहीं बने होते हैं, सजीव पदार्थ के नहीं बने होते हैं। वरन सजीव पदार्थ के या वरन सजीव पदार्थों में भाग लेने वाले, सजीव पदार्थ के या सजीव पदार्थ में भाग लेने वाले, में भाग लेने वाले संयोजक से मिलके बने होते हैं। घबराइएगा मत, अभी एक पॉइंट समझाएंगे आप लोग। संयोजक से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि वायरस जो होता है, जो सजीव पदार्थ के, जैसे सजीव पदार्थ की कोई सजीव है, जैसे ठीक है, जैसे जीवाणु हो गया, जीवाणु जैसे से मिलके बना होता है सजीव का, वैसे वायरस मिलके नहीं बना होता है। ठीक है, यही कह रहा है कि वायरस सजीव पदार्थ से नहीं मिलके बने होते, बल्कि सजीव पदार्थों के संयोजक में भाग लेने वाले, सजीव पदार्थों में भाग लेने वाले एक दो प्रकार के संयोजक होते हैं, उनसे मिलके बने होते हैं, उनसे मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये केवल दो ही पदार्थों से बने होते हैं। ये केवल दो पदार्थों से बने होते हैं, पदार्थों से बने होते हैं। वह पदार्थ कौन कौन से हैं? न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल दूसरा क्या है? प्रोटीन। ठीक है, इसमें से क्या पाया जाता है? किससे मिलके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सजीव कोशिका में सजीव कोशिका में डीएनए और आरएनए दोनों होता है। सजीव कोशिका में डीएनए तथा आरएनए दोनों होता है। परंतु वायरसों में या तो डीएनए या तो आरएनए होता है। ठीक है, क्या बोला है पॉइंट कि सजीव कोशिकाएं जो होती हैं वह डीएनए तथा न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए दोनों से मिलकर बनी होती है। लेकिन वायरस जो होते हैं उनमें या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। ऐसा कोई वायरस नहीं है, अभी तक का ऐसा कोई दुनिया में वायरस नहीं जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों साथ में पाए जाएंगे। ठीक है,
या तो उसमें डीएनए होगा न्यूक्लिक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, या तो उसमें आरएनए होगा। ठीक है, लिखिए या फिर इसके साथ में लीजिए, फिर आगे के बताएं। हो गया, ऊपर वाला पॉइंट मिटा के लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सजीव कोशिकाओं में वृद्धि होती है, सजीव कोशिकाओं में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, परंतु वायरसों में वृद्धि नहीं होती है, वायरसों में वृद्धि नहीं होती। इसमें क्या होता है, गुणन होता है। ठीक है, गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, सजीव कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, लेकिन वायरस जो होते हैं वो वृद्धि नहीं करते हैं। ठीक है, वायरस सजीव कोशिकाओं से बाहर, सजीव कोशिकाओं से बाहर कोशिकाओं से बाहर निष्क्रिय रूप में रहते हैं, निष्क्रिय रूप में रहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वायरस जो होता है जब तक उसको कोई सजीव कोशिका ना मिले, वो सजीव कोशिका जब बाहरी वातावरण में रहते हैं, सजीव कोशिका से संपर्क में नहीं आते, वो कैसे होते हैं, निष्क्रिय रूप में रहते हैं। वह कैसे होते हैं, निष्क्रिय रूप में होते हैं। वायरसों में कोशिकांग अनुपस्थित होता है, कोशिकांग अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, वायरसों में कोई प्रकार का कोशिकांग नहीं पाया जाता, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, ये सब नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये रहा इसका निर्जीव कैरेक्टर। ये वायरस को निर्जीव की कहा जाता है, यही सब इसके कैरेक्टर है कि वायरस की जो कोशिकाएं हैं वह सजीव कोशिकाओं की धरातल वृद्धि नहीं करती हैं, और वायरस की कोशिकाएं जो है, वायरस जब तक वो बाहरी वातावरण में रहता है तब तक वह निष्क्रिय फॉर्म में रहता है। ठीक है, जब तक वह किसी सजीव कोशिका से संपर्क में नहीं, तब तक वह सक्रिय नहीं होगा, और वायरस में कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता। आई थिंक इतना इनफ है। अब हम लोग देखेंगे कि वायरस के निर्जीव के समान सजीव के समान क्या लक्षण है। लिख लीजिए, फिर हम मिटाएं, फिर ऊपर से लिखेंगे वायरस सजीव के समान क्या लक्षण है। ठीक है, मिटाऊ ना, दूसरी हेडिंग डालिए, वायरसों के सजीव के समान लक्षण। हेडिंग डालिए, वायरसों के
वायरसों के सजीवों के समान लक्षण, सजीवों के समान लक्षण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि वायरस का ऐसा कौन कौन सा कैरेक्टर है जो उसको सजीव बताता है कि यह वायरस जो होते हैं सजीव होते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, वायरस का माप, आकृति तथा संरचना, माप, आकृति तथा संरचना निर्जीवों के समान अनिश्चित न होकर, निर्जीवों के समान अनिश्चित न होकर सजीवों के समान निश्चित होता है, सजीवों के समान निश्चित होता है। क्या बोल रहा है कि वायरस का आकृति, माप और संरचना जो होता है वह निर्जीव के समान अनिश्चित नहीं होता है, किसी प्रकार की संरचना में पाया जाता है, बल्कि यह सजीव के समान इसकी आकृति, माप और संरचना जो होती है वह निश्चित होती है, फिक्स होती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, वायरस का न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल सजीव कोशिकाओं में पहुंचने के बाद, सजीव कोशिकाओं में पहुंचने के बाद तेजी से गुणन करते हैं, तेजी से द्विगुणन करते हैं, तेजी से सजीवों की भांति, यहाँ लिखे सजीवों की भांति द्विगुणन करते हैं। कहने का क्या तात्पर्य इस पॉइंट का कि जैसे सजीव कोशिका के डीएनए आरएनए होता है वह द्विगुणन करता है ना, डुप्लीकेट होता है, तो वैसे वायरस जब किसी सजीव कोशिका में पहुंचता है तो वायरस का जो न्यूक्लिक अम्ल या आनुवंशिक पदार्थ है वह सजीव की भांति भी वह भी क्या करता है, द्विगुणन करता है, वह भी क्या करता है, द्विगुणन करता है। ये रहा इसके सजीव के समान लक्षण, इसके सजीव के समान लक्षण। ठीक है, इसकी शेप और साइज निर्जीवों के समान ना होकर बल्कि सजीव के समान होती है। सजीव कोशिका में जब वह पहुंचती है तो क्या करती है, सजीव कोशिका में पहुंचने के बाद यह इसके जो आनुवंशिक पदार्थ हैं वह द्विगुणन करते हैं। बाकी आगे का जो पॉइंट है सारी क्लासेज अभी बाकी हैं, इसमें 3-4 क्लासेज लगेंगी वायरस पे, तो बाकी ये टॉपिक हम लोग कल करेंगे। आज का टाइम हो गया है, आज यहीं तक। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।